Good afternoon. Good afternoon, sir. Just give me a moment. Let me connect. I'm sharing my screen. आज भूल Sorry. गए हाँ, एक्चुअली आज ऑफ था ऑफिस का, तो मैंने लैपटॉप ओपन ही नहीं किया था। अच्छा, और somehow मुझे टाइम का याद नहीं रहा एकदम। कल मैं तो ऑफिस चला गया था। अच्छा। तो मैंने कहा आज शायद हो सकता है क्लास ना हो, मैंने कहा पूछ लेता हूँ। हाँ। नहीं, मैंने भी कल बच्चों से ही पूछा था और इन लोगों ने मुझे बताया कि इनकी क्लास होती है सैटरडे, इसलिए फिर मैंने बिल्कुल मैं इनकी प्रॉब्लम क्लास कर लूंगा। असल में 2-3 क्लास का जो आपने बताया ना, वो मैं कल करा दूंगा इनको सब एक साथ दोबारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Good afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. आफ्टरनून। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरे सबको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो कल हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बनाए थे, जिनको हमने दो तरीके से शो किया था। वन इज फॉर आवर कस्टमाइज टेम्पलेट, sir. हमने खुद का HTML जनरेट करके दिखाया था। दूसरा MVC के स्की फोल्डिंग वाली टेम्पलेट को यूज करके हमने बनाई थी। Yes, ठीक sir. है, ये दोनों काम हमने किए थे। सबने Yes, करके sir. देख लिया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. ओके। तो आज हम थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाएंगे और चीजें बची हुई देखनी शुरू करेंगे। सो MVC में आपको जितने भी कंट्रोल्स मिलेंगे, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ @HTML। रेजर व्यू इंजन में सारे कंट्रोल @HTML का पार्ट होते हैं और इसके अंदर आपको सारे ही कंट्रोल मिल जाएंगे। ठीक है। Yes, sir. अब जैसा कि हम करते हैं, मेरे पास होम कंट्रोलर है, राइट। होम कंट्रोलर में दो मेथड मैंने बनाए थे। पहला बनाया था मैंने गेट एम्प्लॉइज और दूसरा बनाया था गेट एम्प्लॉइज जनरेटेड व्यू। गेट एम्प्लॉइज जो था वो हमारा व्यू था जो हमने क्रिएट किया है, और गेट एम्प्लॉइज जनरेटेड व्यू जो था वो व्यू था जो हमने MVC की टेम्पलेट यूज करके बनाया था। अब अगर मैं गेट एम्प्लॉइज वाले व्यूज पे से गेट एम्प्लॉइज जनरेटेड व्यू पे मूव करना चाहूं तो वो मैं कर सकता हूं। कैसे करूंगा देखना जरा। व्यू पे जाता हूं, गेट एम्प्लॉइज के व्यू पे मैं एक लिंक लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? लिंक। इस लिंक के क्लिक पे मैं सेम व्यू को पेज को रिडायरेक्ट करा दूंगा दूसरे पेज पे। तो लिंक मुझे कैसे मिलता है इसमें? @ आपको कोई भी सर्वर साइड कंट्रोल @HTML से मिलेगा। डॉट, यहाँ पे आपके पास एक्शन है, एक्शन लिंक है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग एक्शन लिंक लेंगे। एक्शन लिंक जब आप लेते हैं तो आपको फर्स्ट देखना होता है कि उस लिंक के ऊपर टेक्स्ट क्या दिखेगा। तो सपोज कीजिए टेक्स्ट में दिखा देता हूं, मूव टू लिस्ट व्यू जनरेटेड विद MVC इसके फोल्डिंग। ठीक है, पहला मैंने उसमें जो टेक्स्ट दिखेगा वो दे दिया। सेकेंडरी, इसके टेक्स्ट के क्लिक पे, इस लिंक के क्लिक पे आप कौन से एक्शन पे मूव होगे, उस एक्शन का नाम। मुझे कौन से एक्शन पे मूव कराना है? मुझे गेट एम्प्लॉइज जनरेटेड व्यू पे मूव कराना है। इसके और भी ओवरराइडेड मेथड्स हैं, 10 मेथड हैं। अगर आपको कुछ डेटा भेजना है तो आप डेटा भी भेज सकते हो। अभी मुझे डेटा नहीं भेजना है, ठीक है, तो अभी के लिए डेटा नहीं भेजना है, तो मैं इसको इतना ही रखूंगा। क्योंकि अब डेटा क्यों नहीं भेजना है?
क्योंकि ये व्यू कोई भी डेटा नहीं चाहिए इसको खोलने के लिए, ब्लैंक मेथड है ना, कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके सर। अब चला लेते हैं। यस सर। तो आपको नीचे एक पूरा लिंक मिल गया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप एमबीसी वाले पे मूव हो जाएंगे, ठीक है, देख रहे हो? ठीक है सर। परफेक्ट। अब Yes, सेकंड sir. काम मैं क्या करता हूँ, जैसा कि हमने कल किया था, इसमें एक कॉलम बढ़ाते हैं जिसके अंदर डिटेल नाम का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिटेल वाले व्यू पे मूव कर जाएगा, ठीक है? ओके सर। वो कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखो। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा हेडर में, कॉलम का नाम रख दिया मैंने, सपोज कीजिए एक्शन, ठीक है। सेम मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे जो लूपिंग के अंदर है, और यहाँ वाले कॉलम में मुझे लिंक लगाना पड़ेगा @html डॉट एक्शन लिंक। टेक्स्ट क्या रखें इसका, क्या टेक्स्ट आना चाहिए? शो डिटेल लिख देता हूं। नेक्स्ट एक्शन क्या है इसका, एक्शन रख देते हैं हम इसका, डिटेल वाला एक्शन का कौन सा था हमारा, देखो हमारा डिटेल वाला एक्शन था शो डिटेल, और ये एक्शन को एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर आपने अभी अभी क्या बताया सर, आपकी आवाज कट गई थी सर। अच्छा ठीक है बताता हूँ, एक मिनट दो। मैंने क्या किया, मेरे वाले व्यू में एक कॉलम लगाया जिस कॉलम के हेडर पे तो लिखाई दे एक्शन लिखा हुआ, और उसके Yes, sir. अंदर लिंक आ जाए, तो वो लिंक बना रहा हूं मैं। तो मैं एक सेल बढ़ाई, मतलब एक कॉलम बढ़ाया पूरी ग्रिड में, और उसके Yes, अंदर उसका टेक्स्ट क्या दिखे, शो डिटेल, और उस पे एक्शन कौन सा मूव हो, शो डिटेल्स वाला, Show राइट। details. लेकिन मुझे Yes, sir. इसमें एक चीज और भेजनी है, जब मैं शो डिटेल वाले एक्शन मेथड को देखता हूँ तो वह एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसमें आईडी भेजूं, Yes, sir. जिसकी भी डिटेल दिखानी है उसके आईडी में यहाँ पे भेजूं। तो मैं आईडी कैसे Yes. भेजूंगा, यहाँ पे देखो, जब मैं इस पे जाता हूँ तो थर्ड आता है राउट वैल्यूज। राउट वैल्यूज आप कैसे भेजेंगे, आप इसमें एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट भेज देंगे, जिसकी जो प्रॉपर्टी का नाम होगा वो सेम होगा आपके वाली प्रॉपर्टी के नाम से। एक सेकेंड, एनोनिमस ऑब्जेक्ट पता है किसी को, बता दो भाई। सर जिनका कोई रेफरेंस नहीं। No, sir. बिल्कुल, जिनका कोई नाम नहीं होता, जिनका कोई नाम नहीं होता। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बना के भेजा, लेकिन ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई क्लास नहीं बनाई है ऐसी, ठीक है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ये किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट है जो कि रन टाइम पे हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का नाम है, एक चीज को ध्यान से समझ लेना मेरी, ये जो नाम है जो हाईलाइट किया है मैंने, इट शुड बी सेम एज ये वाला जो नाम है आपके मेथड में, जो प्रॉपर्टी का नाम है, तभी डेटा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का नाम है वो सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे नाम रखा है, ठीक है। Yes, sir.
कंट्रोल एस, दोबारा व्यू को रिफ्रेश कर देते हैं। ओ, सबके आगे सेमीकोलन लगा हुआ आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि हमने शायद सेमीकोलन लगा दिया होगा। मैं हमेशा बोलता टेक्स्ट हूँ में, यस सर। तो सेमीकोलन तो नहीं आ रहा था। ठीक है। यस सर। अब आप जिसको भी क्लिक करेंगे, सपोज करो आपने ID 2 वाले को क्लिक किया तो इसने डिटेल व्यू पे ले गया जिसकी ID 2 थी उस वाले पेज पे। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये जो डिटेल वाला व्यू है थोड़ा गंदा सा आ रहा है, राइट? तो डिटेल वाले व्यू को भी आप इसके फोल्डिंग के थ्रू बना सकते हो। किसके थ्रू बना सकते हो? इसके फोल्डिंग के थ्रू। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जाओ, ये जो शो डिटेल है इसमें एक व्यू ऐड करा लो। शो डिटेल के नाम से बनाया। एम्प्टी की जगह इस बार आप लोगे टेम्पलेट, कौन सी लोगे? दिखाई दे रही है हाईलाइटेड टेम्पलेट? डिटेल्स। तो एम्प्टी की जगह आप डिटेल्स Yes, sir. टेम्पलेट लोगे। और यहाँ पे मॉडल क्लास अगेन आपकी कौन सी होगी? एम्प्लॉय। अभी लेआउट बनानी है तो बिना लेआउट के आप इसे लोगे। सर इस साइन को क्या कहते हैं सर, जो O इक्वल्स टू ग्रेटर देन O डॉट ID लिखा है सर, जो यहाँ पे? ये मैं अभी बताने वाला हूँ। अभी ना इससे नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है आज की क्लास में बता दूं। इसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं हम। ओके सर। इस वाले साइन की बात कर रहे हो आप, राइट? यस सर। हाँ, तो इसको लैम्डा sir. एक्सप्रेशन बोलते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन किस लिए यूज होता है? एनोनिमस मेथड्स के लिए यूज होता है। लैम्डा एक्सप्रेशन एक्चुअली ना MVC का पार्ट है ना ASP.NET का पार्ट है। लैम्डा एक्सप्रेशन इज समथिंग रिलेटेड टू .NET है, बट .NET में इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, इसलिए हम वहां पे पढ़ते नहीं है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन मैं बताऊंगा आपको। अभी मुझे 10 मिनट दो बस, पहले थोड़ा सा ये कर लें, ठीक है? अब हम सर। दोबारा से रन करते हैं एप्लीकेशन को अपनी। सर हाँ, जी भैया। सर लैम्डा एक्सप्रेशन कल मैं डिटेल में समझा दूंगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप बता मैं दीजिएगा। अलग से टॉपिक करा दूंगा, उसमें काफी चीजें करा दूंगा इन्हें लैम्डा में। हाँ, क्योंकि लैम्डा काफी, हाँ, जब तो हम वो ये बेटर। एंटिटी बिल्कुल। फ्रेमवर्क पे आएंगे ना तो हमें लैम्डा की बहुत जरूरत हाँ, पड़ेगी। जब बिल्कुल हमें बिल्कुल, वो मुझे पता है यहाँ रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं इन्हें अच्छे से समझा दूंगा, आप उसे स्किप कर ठीक दीजिएगा आज। ठीक है। तो शो डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे, इस बार देखो आपका व्यू कैसा खुला है। तो ये MVC जनरेटेड व्यू है, ये MVC जनरेटेड व्यू है। इसका देखो बैक बटन काम नहीं कर रहा, इसका देखो अभी एडिट बटन काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उन पे कोड नहीं लिखा। बैक का कोड मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैक के क्लिक पे क्या होना चाहिए, जिस लिस्ट से आया हूँ वहीं पे मूव कर जाए, इतना ही तो होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो बैक का कोड लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बैक टू बटन पे एक एक्शन लिंक लगा हुआ होगा, उसको रिडायरेक्ट करा देंगे लिंक लिस्ट वाले मेथड पे। कुछ नहीं, एक लाइन का कोड है। चलते हैं फटाफट से। ये मेरा शो डिटेल वाला व्यू है। यहाँ पे ये बैक है, इसमें इंडेक्स पे रिटर्न कर रहा है। मुझे इंडेक्स की जगह किस पे रिटर्न कराना है? मुझे इंडेक्स की जगह रिटर्न कराना है अपने मेथड को, प्रीवियस वाले। जो प्रीवियस वाला था उसका नाम तो था शो ना कुछ, डिटेल। गेट एम्प्लॉइज था उसका एक्चुअली। शो डिटेल तो इसका नाम है, शो डिटेल तो इसका नाम है। यस सर। हमें गेट एम्प्लॉइज पर रिटर्न कराना है। और गेट एम्प्लॉइज को कोई डेटा की तो जरूरत होती नहीं है, इसलिए कोमा लगा के डेटा तो हमें देना नहीं है। अब देखो आप जरा, जिस भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे उसी की डिटेल पे जाएगा। बैक टू डिटेल क्लिक पे, परफेक्ट है। यस सर। ठीक है, आज अब थोड़ा सा हम लोग डेटाबेस की साइड चलते हैं, क्योंकि जो मैं आगे के कंट्रोल्स आपको बताने वाला हूँ वो मैं डेटाबेस के साथ ही बताऊंगा। अब हम एक एक करके सारे कंट्रोल्स पढ़ेंगे और उसके बाद में MVC की सिक्योरिटी वगैरह के ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? सिक्योरिटी एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब कुछ पढ़ेंगे, बट सिक्योरिटी एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले हमें सारे कंट्रोल्स पता होने चाहिए। तो एक एप्लीकेशन हम बना लेते हैं जिसमें हम एक डेटाबेस बना लेंगे और डेटाबेस से डेटा ले आएंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, ये फिक्स डेटा पे काम कर रहा है।
अभी जब हम डेटाबेस बना लेंगे तो हम पूरे कर्ड ऑपरेशन करा पाएंगे, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये सब कुछ करा पाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले हम चलते हैं एसक्यूएल सर्वर पे। यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा जिसका नाम मैं दे देता हूँ शिट, 2019 मैंने डाला तो था इसमें। थोड़ा सा टाइम ले रहा है एक्चुअली। डेटाबेस बना लेता हूँ। एक एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस रखा है जिसके अंदर मैं पहली एक टेबल रखूंगा, कॉलम रख लेते हैं आईडी, नेम, एड्रेस, अलाउ नल फॉल्स रखेंगे, आईडी को इसकी प्राइमरी की बनाएंगे, और अगर आप चाहते हो तो इसको आइडेंटिटी भी बना देते हैं। आइडेंटिटी का कंसेप्ट पता है सबको? बता दो भाई, बता देता हूँ मैं। सर इसमें शायद से ऑटोमेटिकली मतलब हाँ, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाए, ऑटोमेटिकली आपके आईडी जनरेट हो जाती है। वो कैसे होती है? तो यहाँ पे हम देते हैं
आइडेंटिटी इंक्रीमेंट मैंने 1 दिया, तो हर बार मेरी जो नई आईडी बनेगी वो 1 से इंक्रीमेंट होती रहेगी। और कहाँ से वो स्टार्ट होगा, वो यहाँ पे आप आइडेंटिटी सीड में देते हो, तो वो आईडी जो स्टार्ट होगी, फर्स्ट आईडी मेरी बनेगी 1। ठीक है। और आपको ओके सर। इस कॉलम में डेटा डालने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप कभी इसमें नई रो ऐड करोगे, इस कॉलम में ऑटोमेटिक डेटा इंसर्ट कराता है एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। ओके सर। तो मैं ये टेबल कर देता हूँ एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। अब देख रहे हो आईडी डिसेबल आ रहा है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट रो पे आऊंगा, उसमें आईडी 1 जनरेट हो गया। यस सर। जैसे नेक्स्ट रो पे आऊंगा, आईडी 2 जनरेट हो जाएगा। तीन रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड डाल लेते हैं। ठीक है। अब जरा एप्लीकेशन बनाते हैं, एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे। नई एप्लीकेशन बनाने के लिए क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ जाके ASP.NET वेब एप्लीकेशन C# वाली बनानी है, इसलिए C#। यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट का नाम, तो प्रोजेक्ट का नाम मैं रख रहा हूँ MVC एप्लीकेशन विद DB। ठीक है। ओके सर। यहाँ पे आऊंगा, एम्प्टी एप्लीकेशन लूंगा और चेक बॉक्स में MVC सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे MVC का लाइब्रेरीज चाहिए सारी की सारी। राइट। HTTPS कॉन्फ़िगरेशन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। राइट। तो एक एप्लीकेशन मेरे पास बन गई। सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन बनी है, इसके अंदर मैं डेटाबेस को इंजेक्ट कराऊंगा। इसको डेटाबेस को इंजेक्ट कराने के लिए हम लोग एक मिडिलवेयर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एंटिटी फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं इसको? एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करने के 3 तरीके हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन है। How many types are there to use EF? EF जहां भी बोलेंगे वहां एंटिटी फ्रेमवर्क होगा। तो पहला है कोड। एक मिनट डिस्टर्ब करूं बस। जी भैया। ऐसा इन्होंने ना न्यूगेट कभी यूज नहीं किया है ना, तो क्या नहीं, होता है न्यूगेट वो की, सब बताना पड़ेगा। हाँ वो मैं सब बता दूंगा। न्यूगेट की जरूरत नहीं अच्छा, पड़ेगी इसमें। ठीक एंटिटी है फ्रेमवर्क को बाय डिफॉल्ट कर लेता है वो। बस फिर लेकिन अगर ठीक है। पढ़ेगे तो हाँ वो बता तो दूंगा। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब लेकिन उसमें हाँ मैं बता न्यूगेट भी दूंगा। यूज करते हैं, तो वो मैं हाँ नेक्स्ट हाँ, क्लास में चाहे मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं नहीं मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू में क्वेश्चन से जनरली पूछते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है और कितने तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है का, व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क? या EF कर देते हैं।
तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क जो है इसको हम बोलते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क इज द ORM। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल। अब इसका यूज क्या होता है? तो जब हम ADO.NET पढ़ते थे, राइट, ADO.NET भी एक सिमिलर टाइप का ORM था। डेटाबेस को एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ORM यूज करते थे पहले, जिसको हम बोलते थे ADO.NET। आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेटेस्ट ORM है, ठीक है। ओके सर। तो ये क्या है? ORM एंटिटी फ्रेमवर्क इज एन ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल। इट इज लाइक अ मिडिलवेयर बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड योर डेटाबेस। आपकी एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में एक मिडिलवेयर होता है जो कि डेटा को सेव कराना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कराना, ये सारे काम मैनेज जो करता है वो ये करता है। आपको कमांड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ओके सर। अब इसका बेनिफिट क्या है? Yes, sir. अब बेनिफिट क्या है जरा ध्यान से देखना। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। Sorry, sir, I'm late. कोई नहीं, आज तो मैं भी लेट ही था। ये देखो, ये मेरी एप्लीकेशन है। सर ये गायब था, इसे बुलाया है मैंने स्पेशली। ओके, Yes, sir. तो कौन है सर? ये ना ये सोचता है कि नजर नहीं रखते सर, मैं सब पे नजर रखता हूँ, कौन किस डेट आ रहा है किस डेट नहीं आ रही, सबकी अटेंडेंस लिख रखी है मैंने। नहीं सर, मैं तो आज ही लेट हुआ हूँ। वो थोड़ा प्रॉब्लम में दवाई लेने गया हुआ तो लेट हो सर गया। आप तो सर हिडन आए हो रहे हो सर। चलो, आपकी एक एप्लीकेशन है और एक आपका डेटाबेस है। अब जरा ध्यान से समझना, ये इंटरव्यू की बात है। मेरे को समझाने का शौक इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू में इन चीजों पर लोग ध्यान देते हैं। ये आपका DB है। सर ये आप बेनिफिट ही तो समझा रहे हैं सर। हाँ, कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्यों यूज कर रहे हैं हम। बेटा सर के ना इंटरव्यू क्वेश्चंस को संभाल के रखो। सर ना 20-20 इंटरव्यू लेते हैं एक एक दिन में इन्हीं चीजों के सबके। यस सर। यस सर। चलो, अब मुझे एक बात नोट बताओ, डाउन कर रहे हैं सर। अगर मैं DB का डायरेक्ट कोड अपनी एप्लीकेशन पे लिख दूंगा बात करने का, यहाँ पे कोड कहाँ पे लिखूंगा? DB से कनेक्ट करने का एप्लीकेशन पे, राइट। यही तो करता था मैं। यस सर। कोड कहाँ पे लिखता था? ADO.NET पे, यहीं पे लिख देता था, राइट। यस सर। अब इन फ्यूचर मैंने डिसीजन लिया कि आज तक तो DB में यूज कर रहा था SQL सर्वर। इन फ्यूचर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब DB जो यूज करूंगा, अब मैं यूज करूंगा आपका SQL सर्वर की जगह Oracle। तो ये जितना भी ADO.NET का कोड होता था वो आपका वेस्ट हो जाता था। आपको रीराइट करना पड़ता था, एप्लीकेशन को रीराइट करना पड़ता था, ठीक है। तो आपको इस बीच में क्या हुआ? बीच में एक चीज आई यहाँ पे, ORM। अब ORM क्या करता है? ORM कहता है एप्लीकेशन से कि मैं लिंक क्यू यूज करके आप मेरे से डेटा ले लो और लिंक क्यू यूज करके मेरे को डेटा दे दो। लिंक क्यू इज अ लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। उसे इस चीज से मतलब नहीं है डेटाबेस कौन सा है, वो आपकी क्वेरी जो आप लिखोगे वो .NET में लिखी जाएगी। डेटाबेस कोई सा भी हो, उसी से बात कर लेगी, ठीक है। सर एक बार सर दोबारा बताना सर, ये ORM वाला जो आपने बताया था। अच्छा ठीक है, ORM कहता है आपसे कि आप डेटाबेस से अलग हो गए, बीच में आपके पास एक मिडिलवेयर आ गया। ये यस सर। ठीक है। अब डेटाबेस से बात करने का जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसकी है, ORM की, वो एप्लीकेशन की नहीं है। एप्लीकेशन बात करेगी ORM से, ORM बात करेगा DB से। ओके सर। ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी आपने डेटाबेस को चेंज कर दिया तो आपका जो चेंज आएगा वो कहाँ पे आएगा? ORM के लेवल पे आएगा, ORM पे। यस सर। एप्लीकेशन कोड में नहीं आएगा। यस सर। जनरली हम ORM की अलग लाइब्रेरी बना देते हैं, जहाँ पे थोड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है वहां हम इस ORM को एक लाइब्रेरी में ले जाते हैं, लिंक इसके एंटिटी फ्रेमवर्क के पूरे कोड को एक अलग लाइब्रेरी में रखते हैं। बट क्योंकि छोटी एप्लीकेशन है आप लोगों की, तो अभी एप्लीकेशन का कोड, ये ORM का कोड भी अपनी एप्लीकेशन में ही रखेंगे, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गई बात? अब देखो जरा कैसे करेंगे हम। तो इसको, ये तो बात हो गई हमारी व्हाट इज एंटिटी फ्रेमवर्क। सेकंड वन इज हाउ मेनी टाइप्स आर देयर टू यूज एंटिटी फ्रेमवर्क। तो इसको यूज करने के 3 टाइप हैं। 3 टाइप्स आर
there to use EF। पहला टाइप आता है आपका सबसे पहला और सबसे ज्यादा वाइडली यूज, दैट इज डेटाबेस फर्स्ट। इसका मतलब है कि आपके पास डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है और आप उसके बाद में उस क्रिएटेड डेटाबेस को यूज कर रहे हो, जो कि हमारे पास 99% एप्लीकेशंस में होता है और हम यहाँ पे पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, ओके सर। दूसरा होता है कोड फर्स्ट। अब कोड फर्स्ट क्या कहता है? कोड फर्स्ट ये कहता है कि आपके पास डेटाबेस नहीं है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपने कोड लिख दिया और उस कोड के बेसिस पे डेटाबेस अपने आप जनरेट हो जाएगा जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम चलेगी। मतलब कोड आपके पास है लेकिन डेटाबेस नहीं है, तो डेटाबेस आपका कोड जनरेट करेगा, आपकी .NET की एप्लीकेशन आपकी डेटाबेस जनरेट करेगी। ठीक है, ओके सर। एंड थर्ड वन इज मॉडल फर्स्ट। मॉडल फर्स्ट क्या कहता है कि आपके पास मॉडल्स हैं, जैसे मॉडल हमने एम्प्लॉय मॉडल बनाया था ना अभी एक पिछले प्रोजेक्ट में, यस सर। आपके पास वो मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स का यूज करके आप डेटाबेस जनरेट कराओगे। ठीक है, आपके पास मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स का यूज करके आप डेटाबेस जनरेट कराओगे। अभी के लिए हमारे जो सिलेबस में हम लोग फॉलो करेंगे, हम इन दोनों को फॉलो नहीं करेंगे, हम केवल डेटाबेस फर्स्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉर्पोरेट एप्लीकेशन में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और रिक्वायरमेंट इनकी स्पेसिफिक होती है, तभी यूज करने चाहिए, नहीं तो वाइडली आपको डेटाबेस फर्स्ट यूज करना चाहिए। जनरली आपके पास डेटाबेस है और आप उससे एप्लीकेशन कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने अब डेटाबेस बना लिया तो मेरे पास डेटाबेस है, मेरे पास ये रहा मेरा डेटाबेस। सर आपने कोड फर्स्ट में यही तो बताया कि डेटाबेस को यूज करके कोड जनरेट कराना। कोड को यूज करके डेटाबेस जनरेट कराना। ओके सर। डेटाबेस को यूज करके अगर कोड जनरेट कराया तो वो तो डेटाबेस फर्स्ट हो गई। आप इसको ऐसा समझना शुरू कोशिश करो तो खुद के नाम ही है ना, नाम से ही समझ में आ जाएगा। एज अ लेमैन थोड़ा सा समझो, डेटाबेस फर्स्ट मतलब पहले क्या है मेरे पास? डेटाबेस। तो जब भी डेटाबेस है उससे कोड जनरेट करा रहा हूँ तो डेटाबेस फर्स्ट। कोड फर्स्ट मेरे पास पहले क्या है? कोड है, कोड है, डेटाबेस जनरेट करा रहा हूँ तो कोड फर्स्ट। मॉडल है और डेटाबेस जनरेट करा रहा हूँ तो मॉडल फर्स्ट। ठीक है, Yes, अभी sir. के लिए हम लोग कौन से अप्रोच यूज करने वाले हैं? डेटाबेस फर्स्ट। Database first. Yes, first. ठीक है, Yes, सबसे sir. पहले मैं अपनी एप्लीकेशन में अब ORM का एक फोल्डर बनाऊंगा, तो फोल्डर यूज करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ जनरली डेटा। ठीक है, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक अलग सेक्शन मिलता है, दैट इज डेटा। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाएंगे आप यूज करेंगे ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। ठीक है, ओके और सर। यहाँ पे अपने मॉडल का नाम देंगे। मॉडल का नाम दे दो आप अपना एम्प्लॉय ठीक है, जो भी आपके डेटाबेस का नाम हो उसके आगे मॉडल लगा के यहाँ दे दो। ऐसा क्यों वो बताऊंगा। अब इसको करते हैं हम ऐड। जब हम ऐड करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको EF डिजाइनर कोड डेटाबेस यूज करना है, एम्प्टी EF डिजाइनर मॉडल यूज करना है, एम्प्टी कोड फर्स्ट मॉडल यूज करना है, या कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस यूज करना है। तो आपको यूज करना है EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, Okay, sir. नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे कनेक्शन की डिटेल पूछेगा, आप करेंगे न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन पे जब आप जाएंगे, क्योंकि अभी आप SQL सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए MS SQL सर्वर करेंगे। इसकी जगह अगर आपका और कोई है तो यहाँ पे आप अदर पे जाएंगे और आपको उसके लिए एक आपका NuGet यूज करके आप उस पर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम SQL सर्वर से करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वो देते हैं वो कनेक्टिविटी वो SQL सर्वर से ही देता है। कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये पूछेगा आपसे सर्वर का नाम, तो सर्वर के नाम पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके सर्वर की लिस्ट को रिट्रीव करके लाएगा, क्योंकि लिस्ट अभी तक यहाँ पे कोई है नहीं तो आपको मिलेगी नहीं। तो आप यहाँ पे लिख दो लोकल होस्ट था मेरे सर्वर का नाम। जो भी आपके सर्वर का नाम हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लोकल होस्ट लिखोगे, विंडोज ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट कर रहे हो तो विंडोज ऑथेंटिकेशन, अगर SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन से कर रहे हो तो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, जो आप चाहे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर।
यहाँ पे जैसे ही आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे, जितने भी डेटाबेस आपके बने हुए हैं उस सर्वर पे, वो आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएंगे। मेरा डेटाबेस कौन सा है इनमें से? Employee. क्लिक किया तो टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कनेक्शन को टेस्ट करके बताएगा क्या हुआ। ओके, ओके, आपका कनेक्शन ठीक है। स्टेब्लिश हो गया सर। ओके पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय एंटिटीज नाम से, ये आपकी एक चीज जो ध्यान से देना, सेव कनेक्शन स्ट्रिंग सेटिंग्स इन web.config। ये क्या करता है, आपके कनेक्शन की जो सेटिंग है वो web.config में सेव कर देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपने ये एप्लीकेशन जब भी आप डिप्लॉय करेंगे, वहां पे सर्वर का नाम चेंज हो जाएगा एसक्यूएल सर्वर का, तो वो आप कहाँ चेंज करोगे? वो आपको web.config फाइल में चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं प्रोडक्शन सर्वर पे, लाइव कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो वहां पे तो सर्वर का नाम कुछ और होगा ना, वहां पे लोकल होस्ट तो होगा नहीं। Yes, sir. तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको web.config के अंदर एम्प्लॉय एंटिटीज के नाम से की मिलेगी। अभी दिखाता हूँ कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क आपको कौन सा यूज करना है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क 6 जो है वो लेटेस्ट है, तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क 6 ही यूज करना है। जब आप यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट किया मैंने, तो यहाँ पे आपको जितनी भी आपके डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं, जितने भी व्यूज हैं, जितने भी स्टोर्ड प्रोसीजर हैं, सारे दिखा देगा। तो आप क्योंकि व्यूज और स्टोर्ड प्रोसीजर आपने बनाए नहीं है, तो आपको ये चेक नहीं करने देगा, टिक नहीं करने देगा। बट टेबल्स आपने बनाई है तो टेबल्स आप टिक कर सकते हो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो आपको आपकी टेबल्स भी दिखा देगा सारी। अभी क्योंकि एक ही टेबल है तो टीबीएल एम्प्लॉय नाम की ही टेबल यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. अब आप फिनिश करेंगे तो आपका EDMX बनकर जब तैयार हो जाएगा और डेटा फोल्डर के अंदर ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जरा देखना, 2-3 चीजें हैं, क्विकली दिखाता हूँ। जब आप डेटा को क्लिक करोगे तो डेटा के अंदर एक एम्प्लॉय मॉडल जो आपने नाम दिया था .edmx नाम का फाइल आ जाएगी। जब आप इधर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो इसकी जितनी टेबल हैं विद स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आपकी 2 टेबल होती है और उनके बीच में रिलेशन होता तो ये वो भी दिखाता। मैं बना के दिखाऊंगा आगे आगे, जब मेरा डेटाबेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, 2 टेबल होंगी जिनके अंदर फॉरेन की रिलेशन होगा, तो ये वो सारे रिलेशन आपको इस वाले पेज पे दिखा देगा, IDMX पेज पे। ठीक है, ओके सर। अभी क्योंकि एक ही टेबल है तो ये ऐसे दिखा रहा है। यहाँ पे आपकी ये EDMX बन के आ गया। अब बात आती है ये मेरे डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होगा। इस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए जब आप यहाँ जाओगे तो मैंने बताया ना एम्प्लॉय एंटिटी नाम की एक वो आ गई होगी की यहाँ पे। ये देखो दिख रही है। सर ये जो EDMX है सर, एक्सटेंशन जो है, डॉट एक्सटेंशन जो है सर, हाँ EDMX सर, ये डेटाबेस का है सर? हाँ, ये डेटाबेस का है। डेटाबेस नहीं, डेटाबेस का ORM का है ये। ओके ठीक सर। है, डेटा नहीं होता इसका, इसके पास कोई डेटा नहीं है, आपके डेटाबेस का बस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जरा आप यहाँ देखो, कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्कुल उसी टाइप की है जिस टाइप की आप वहां लिखते थे। प्रोवाइडर, SQL क्लाइंट, डेटा सोर्स लोकल होस्ट, इनिशियल कैटलॉग, एम्प्लॉय आपके डेटाबेस का नाम, इनिशियल कैटलॉग में आपके डेटाबेस का नाम जाता है, डेटा सोर्स में आपके सर्वर का नाम जाता है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, और आपका ऐप का क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क है आपकी जिसके थ्रू आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। वेरी गुड। अब मैं आता हूँ, अब मैं अपना एक यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर ऐड करता हूँ। कंट्रोलर का नाम हो गया मेरा
MVC का एम्प्टी कंट्रोलर रखूंगा, नाम रखूंगा होम। ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा। सबसे पहले जो मेरा मॉडल है एम्प्लॉय का, वो थोड़ा सा ध्यान देना क्या है। मेरी एम्प्लॉय क्लास का जो मॉडल था, बाय डिफॉल्ट EDMX आपका मॉडल जनरेट करा के देता है, दैट इज एम्प्लॉय मॉडल के अंदर आपके TBL एम्प्लॉय नाम का एक मॉडल होगा, ये रहा। ठीक है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग एक और मॉडल अपने व्यू के लिए क्रिएट करते हो, वो भी मॉडल फोल्डर के अंदर। अब सीधे यहाँ पे जाओ, एक मॉडल ऐड कराओ। ठीक है, आपको मॉडल आ गया आपके पास। अब आप कंट्रोलर पे जाएंगे, यहाँ पे जाके ऐड व्यू का नाम इंडेक्स है। एम्प्टी विदाउट मॉडल की जगह आपकी बार मैं लिस्ट लूंगा, जैसा कल मैंने बताया था। लिस्ट के मॉडल का नाम लूंगा, मॉडल का नाम हो जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास देखो TBL एम्प्लॉय भी दिखा रहा है, एम्प्लॉय भी दिखा रहा है, लेकिन मैं TBL वाले कभी भी यूज नहीं करूंगा। ORM के मॉडल कभी भी डायरेक्टली आपको यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, आप अपने खुद के मॉडल बनाइए मॉडल फोल्डर के अंदर। लेआउट मुझे यूज नहीं करना। वैसे ही DB कंटेक्स्ट के लिए भी ऑप्शन देता है कि आप DB कंटेक्स्ट यहाँ पे ऐसा दे दें, लेकिन हम DB कंटेक्स्ट भी यहाँ से नहीं देते हैं। रीजन उसका है कि यहाँ से DB कंटेक्स्ट दोगे तो आप स्ट्रांगली बाइंड हो जाओगे, आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अपना खुद का नहीं बना सकते। आपका पेज बनके तैयार हो गया। अब थोड़ा सा, अब इस पेज को डेटा देखो हम कैसे देंगे। SQL सर्वर से डेटा लाना कितना आसान है वो देखना जरा। डेटा फोल्डर में जाना, EDMX पे जाना, और इसकी जो कंटेक्स्ट वाली क्लास है, ये इसका देखो नाम जो मैंने दिया था, क्या दिया था, एम्प्लॉइज एंटिटीज दिया था। आप इसको कॉपी करना। कहाँ पे जाना है आपको, डेटा में जाके EDMX के अंदर जाके कंटेक्स्ट वाली कंटेक्स्ट.cs क्लास पे, इस क्लास का नाम लेना आप, Ctrl+C। डेटा लाना कितना इजी होगा। यहाँ पे आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं। ये कहेगा इसके पास इसका रेफरेंस नहीं है, तो आप रेफरेंस डाल दें। ठीक है, अब देखो डेटाबेस से लाने का कोड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटा को डेटाबेस से लाने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिंक क्यू। क्या लिखेंगे, लिंक क्यू। तो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, दैट इज व्हाट इज लिंक क्यू। तो इसका आप आंसर देंगे लिंक क्यू स्टैंड फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। अब इसका क्या मतलब है,
सर ये लिंक और लिंक जो टेक्स्ट पेज होता है क्या ये उसी से रिलेटेड है? बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलो। लिंक और लिंक टेक्स्ट पेज जो होता है ये दोनों। लिंक क्यू टेक्स्ट पेज जो होता है उसके ऊपर जाके आप लिंक क्यू की क्वेरी लिख सकते हो। इसे आप ऐसा समझो जैसे एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एसक्यूएल जो है वो लिंक क्यू है और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो लिंक क्यू टेक्स्ट पैड है। यस सर। ठीक है, ओके। तो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी क्या करती है, जैसा कि इसको थोड़ा सा नाम से ही ना एज अ लेमैन समझो। लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो। आप किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हो? सी शार्प पे। यानी कि आपकी जो सी शार्प इंटीग्रेटेड क्वेरी हो गई आपके लिए। जावा में काम करोगे तो जावा इंटीग्रेटेड क्वेरी, ठीक है। वीबी में काम करोगे तो वीबी इंटीग्रेटेड क्वेरी। तो आप सी शार्प में क्वेरी लिखोगे, आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि आप डेटाबेस ओरेकल यूज कर रहे हो, आप डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो, या आप डेटाबेस मोंगोडीबी यूज कर रहे हो। ओके सर। ठीक है, या इनफ्लेक्स कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट डीबी यूज कर रहे हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी क्वेरी कहाँ लिखोगे? आप अपनी क्वेरी लिंक क्यू में लिखोगे, डॉटनेट में लिखोगे। ठीक है, ओके सर। ये हमेशा हम कब यूज करते हैं? लिंक क्यू, ओआरएम, ये सारी चीजें डीकपलिंग के लिए यूज होती हैं। किस लिए यूज होती हैं? डीकपलिंग के। डीकपलिंग मतलब डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में स्ट्रांगली कनेक्शन नहीं है। आपको जब भी चाहिए आप डेटाबेस पीछे से चेंज कर देना। आपको ओरेकल लगाना है ओरेकल लगा देना, कोई और लगाना है कोई और लगा देना। आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे क्वेरी जो लिखी गई है वो सी शार्प में लिखी गई है और ओआरएम के थ्रू वो ट्रांसलेट हो गई है उस स्पेसिफिक डेटाबेस में। ठीक है, ओआरएम क्या करेगा? आपकी लिंक क्यू को ट्रांसलेट कर देगा एसक्यूएल की क्वेरी में। सर क्वेरी मतलब सी शार्प मतलब समझा नहीं सर, मैं नहीं समझा। आप क्वेरी लिखोगे यहाँ पे सी शार्प में, सी शार्प के अंदर कोई लिखेंगे हम। हाँ, और ओआरएम क्या करेगा? उस क्वेरी को ट्रांसलेट कर देगा एसक्यूएल की क्वेरी में, क्योंकि अल्टीमेटली तो डेटाबेस तो एसक्यूएल है ना। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सब कुछ ब्लैक बॉक्स है। आप केवल सी शार्प में क्वेरी लिखेंगे, डेटा आएगा जाएगा सब कुछ होगा, आपको सी शार्प में दिखेगा जो कुछ है। आपको एसक्यूएल सीखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी पता होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एसक्यूएल पे क्वेरी लिखनी नहीं आती तब भी आप एमवीसी में काम कर सकते हो, क्योंकि आप क्वेरी किस में लिखोगे? सी शार्प में लिखोगे, लिंक क्यू में लिखोगे। अरे वाह। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे। यस सर। पहला काम, क्वेरी लिखने के लिंक क्यू में दो तरीके होते हैं, मेथड बेस्ड और क्वेरी बेस्ड। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम मेथड बेस्ड लिखते हैं। एंटिटी डॉट टीबीएल एम्प्लॉय से मुझे डेटा चाहिए, डॉट सारा का सारा डेटा चाहिए, है ना? तो कुछ नहीं, डॉट सेलेक्ट। अब क्योंकि मुझे जो डेटा है, मेरे इसका जो मॉडल बनाया है वो मैंने एम्प्लॉय बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे से जो डेटा आएगा वो किस में आएगा? टीबीएल एम्प्लॉय में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखूंगा। ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करेगा? एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देगा टीबीएल एम्प्लॉय को। कैसे? देखो जरा, एड्रेस इक्वल्स टू ओ डॉट एड्रेस कॉमा आईडी इक्वल्स टू ओ डॉट आईडी, मोबाइल नंबर इक्वल्स टू ओ डॉट मोबाइल नंबर, कॉमा नेम इक्वल्स टू ओ डॉट नेम। और साथ में लगा दो डॉट टू लिस्ट। अब देखो जरा, फटाक से इस डेटा को ले लो आप, एक अपना डेटा मॉडल बना लो, लिस्ट ऑफ आपको मॉडल। ठीक है, बस सारा Okay, डेटा sir. सारा डेटा आ चुका है यहाँ पे।
बस इतना ही लिखना है आपको, आगे आपका डेटा एसक्यूएल सर्वर में चला के दिखा देता हूँ। डेटाबेस से डेटा आ गया सारा का सारा। Yes, sir. Yes, sir. आप कहोगे क्वेरी तो लिखी नहीं, डेटा कैसा आ गया? Yes, sir. तो हमने मेथड बेस्ड लिंक क्यों लिखा। मेरा लिंक क्यों देखो क्या है, एंटिटी के अंदर एम्प्लॉय टेबल के अंदर से सेलेक्ट कर लो सारे एम्प्लॉय। ये क्वेरी बन गई मेरी। क्वेरी देखो कैसे बन रही है, एंटिटी के अंदर से टीबीएल एम्प्लॉय टेबल से सारे के सारे सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो सारे एम्प्लॉय। अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई, अगर कंडीशन लगानी होती तो इसका एक मेथड है वेयर, वो भी लगा देता मैं, वो लगाऊंगा आगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, Yes, sir. अब सारे Sir, के अगर एम्प्लॉय मैं आएंगे वहां से उठ के, लेकिन जो एम्प्लॉय, Yes, sir. हाँ बताओ सर आप मैं ये कुछ पूछ रहा था, अगर हम मैं यहाँ पे सर अगर हमें मैं ये पूछ रहा था, अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी SQL लिखूं query तो चलानी हो डेटा तो? फैच हो जाएगा? वो उसके लिए आपको ADO.NET यूज करना पड़ेगा ना, एसक्यूएल का कनेक्शन बना के एसक्यूएल क्लाइंट के थ्रू, जैसा आप ASP.NET में करते हो बिल्कुल सिमिलर वे में हो जाएगा। फिर आपको ये पूरा एंटिटी फ्रेमवर्क खींचने की जरूरत नहीं है ना, ORM यूज करने की जरूरत नहीं है, डेटा वाला ये जो पूरा काम किया हमने ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप सीधे एक एसक्यूएल क्लाइंट बनाओ और एक कनेक्शन पास करो और डेटा खींच करा लो, जैसे ASP.NEट में कराते थे बिल्कुल सिमिलर वे में, अडेप्टर के थ्रू से फिल करा लो। ठीक है, बट वो एक Yes, पुराना sir. तरीका है, वो एक पुराना तरीका है, मुझे लगता है अब तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो Yes, देखो sir. मैंने क्या किया, क्वेरी को थोड़ा सा Yes, समझने की sir. कोशिश करो, क्योंकि कल को ये सेम क्वेरी मैं तुम्हें दूसरे तरीके से लिखवाऊंगा। कल को ये सेम क्वेरी आज मैंने मेथड बेस्ड लिखवाई है, कल को मैं टेक्स्ट बेस्ड लिखवाऊंगा। लिंक्स की क्वेरी जो होती है वो दो बेसिस से लिखी जाती है, या तो आप मेथड के बेसिस पे लिख सकते हो या टेक्स्ट के बेसिस पे लिख सकते हो। और एक और मजे की बात, आप लिंक क्यू को और एंटिटी फ्रेमवर्क को ASP.NET में भी यूज कर सकते हो। ASP.NET की सपोर्ट भी दे दी थी इन्होंने। तो अगर आप ASP.NET में ये चाहते हो कि आपको ADO.NET का पूरा कोड ना लिखना पड़े, लंबी लंबी क्वेरी ना लिखनी पड़े, तो वहां भी आप लिंक क्यू और एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो। Okay, sir. ठीक है, चलो तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, एंटिटीज में से TBL एम्प्लॉइज सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए। बट मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो मॉडल है उसका टाइप था एम्प्लॉय, और ये डेटा किस में देगा, TBL एम्प्लॉय में। तो जो डेटा TBL एम्प्लॉय में आया, मुझे हर एम्प्लॉय को कन्वर्ट करना पड़ेगा TBL एम्प्लॉय को एम्प्लॉय में, राइट? यस सर। तो डेटाबेस से Yes, डेटा sir. आया वो TBL एम्प्लॉय में आया, और जो मेरा एप्लीकेशन समझती है वो एम्प्लॉय समझती है। तो मैंने यहाँ पे वही किया, बस यहाँ पे मैंने वो Yes, कन्वर्ट sir. का कोड लिखा है, लिंक क्यू के अंदर न्यू एम्प्लॉय कर दिया और सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें पास कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो, यहीं पे एक और पैटर्न आता है जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, व्हाट इज MVVM? MVC तो पढ़ लिया हमने, MVC तो हम सब लोग पढ़ चुके हैं, राइट? लेकिन एक और पैटर्न है दैट इज MVVM। तो MVC एप्लीकेशन 99% हम MVVM पैटर्न पे बनाते हैं। MVVM का मतलब है मॉडल व्यू व्यू मॉडल, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। तो View जरा model. अब इसमें जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास मॉडल क्या था, मॉडल था मेरे पास TBL एम्प्लॉय, व्यू था मेरे पास इंडेक्स, और उस व्यू के लिए मॉडल कौन सा था, व्यू मॉडल क्या था, एम्प्लॉय। समझ रहे हो आप? डेटाबेस का मॉडल कौन सा है, TBL एम्प्लॉय। ठीक है, TBL. डेटाबेस के अंदर टेबल कौन सी है, TBL एम्प्लॉय। डेटाबेस का मॉडल डेटाबेस के अंदर टेबल TBL एम्प्लॉय थी। यस सर। तो डेटाबेस का मॉडल है TBL एम्प्लॉय। ठीक है, व्यू Yes, है sir. इंडेक्स, और उस इंडेक्स व्यू का मॉडल कौन सा लिया था मैंने,
देख लो ना, ये रहा एम्प्लॉय मॉडल। ये रहा हाईलाइटेड दिख रहा है इंडेक्स व्यू पे। यस सर। तो मेरे व्यू का मॉडल क्या है, एम्प्लॉय। तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ूं, यहाँ पे अगर मैं जाऊं, तो हम लोग कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं, एमवीवीएम। एमवीवीएम में एम क्या है मेरा, एम है मेरा मॉडल, टीबीएल एम्प्लॉय। करंट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। वी क्या था मेरा, इंडेक्स। और वी एम क्या था मेरा, व्यू मॉडल क्या था, टेबल एम्प्लॉय, नहीं एम्प्लॉय। ठीक है। यस सर। तो क्योंकि मेरे व्यू का मॉडल एम्प्लॉय था, इसलिए डेटा से जो डेटा टीबीएल एम्प्लॉय में आया, मैंने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, एम्प्लॉय में। इसलिए मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या करना पड़ा मुझे, टीबीएल एम्प्लॉय को कन्वर्ट कराया किस में, एम्प्लॉय में। ठीक है, समझ में आई बात। सर ये वाली चीज नहीं आई सर समझ में, सर एक बार Yes, दोबारा sir. बताना सर। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ डेटाबेस से डेटा किस चीज में आया था तुम्हारे पास, कौन से ऑब्जेक्ट में आया था। टीबीएल एम्प्लॉय में लेकिन मेरा व्यू कौन से ऑब्जेक्ट को समझता है, सर, इंडेक्स को। नहीं, इंडेक्स व्यू कौन से ऑब्जेक्ट को समझता है, सर एम्प्लॉय को। इसलिए मैंने जो टीबीएल एम्प्लॉय से डेटा आया उसको टीबीएल एम्प्लॉय से कन्वर्ट करा दिया एम्प्लॉय में। ओके सर। ठीक है, और ये जो कन्वर्ट कराने का प्रोसेस है, इसी को एमवीवीएम मॉडल बोलते हैं। तो तुमसे कोई पूछे एमवीवीएम मॉडल क्या है, तो उसे ये बता देना कि जब भी हमारे व्यू का मॉडल अलग होता है डेटाबेस के मॉडल से, तो हम डेटाबेस के मॉडल को व्यू के मॉडल में कन्वर्ट कराते हैं, और इस पैटर्न को हम एमवीवीएम बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, और ये मैंने किया है। एग्जांपल ये रहा, एग्जांपल ये रहा, एम्प्लॉय में मैंने एंटिटीज से टीबीएल एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, डेटाबेस से सारे टीबीएल एम्प्लॉय आ गए, और फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया एम्प्लॉयज में। ठीक है, इसका अभी थोड़ा सा कम तुम्हें समझ में आएगा। इसको सेम चीज को आज से 2 दिन बाद होपफुली मतलब ट्यूसडे वाली क्लास में मैं दोबारा समझाऊंगा एक दूसरे एग्जांपल के साथ, और वहां तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस दिन तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, ओके सर। क्योंकि उस एग्जांपल में एग्जैक्टली Yes, चीजें उसको रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे। आज हमने क्या क्या किया वो बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखना। इंटरव्यू क्वेश्चन तो देख ही लेना। सबसे पहले हमने एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ना शुरू किया है, और इसकी कौन सी अप्रोच शुरू करी है हमने, डेटाबेस फर्स्ट। राइट। एक मैंने एप्लीकेशन बनाई विद डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस के कनेक्टिविटी पे अभी कल की क्लास और चलेगी और क्लियर होगी। डेटाबेस की कनेक्टिविटी एक बारी में समझ में नहीं आएगी, कल को फिर शुरू से बात करेंगे, बिल्कुल शुरू से डेटाबेस की कनेक्टिविटी पे बात करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो एप्लीकेशन बनाई फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड राइट वेरी फर्स्ट मेथड बेस्ड लिंक क्यू, ये किया हमने। और शो लॉय लिस्ट फ्रॉम डेटाबेस टू HTML पेज। ये सारे काम आज हमने करे हैं, और यही आपको आज अपने घर पे बैठ के करके देखने हैं। ओके सर। यस सर। कल की तो छुट्टी है। लाइट चलाना। सर कल तो ऑफ है ना। भाई सर गए देखा। भैया कल ऑफ है, लेकिन मैंने तो क्लास रखी है आपकी, भूल गए। यस सर। यस सर। ये बोले सर। यस सर, 9 9 बजे से बजे आप सुबह। हाँ जी।
जो पीछे 3 दिन का है वो तो सब करा दूं आपको। मुझे पता है कितनों Yes, ने sir. आधा समझा है, कितनों ने पूरा। यस सर। और आप यस सर। सर शाम वाली तो ऑफ रहेगी ना? हाँ, शाम वाली ऑफ रहेगी। ठीक है। Okay, तो sir. आवाज आ रही है मुझे सबको? Yes, sir. यस तो सर। आप सभी को ये 4 चीजें करके देखनी है घर पे, ठीक है? Okay. इसके बाद में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कल की क्लास में भैया से पूछ लें, नहीं तो मंडे की क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? और मंडे को सब लोग मंडे से पहले मुझे कोड मेल कर देना, अपना गूगल ड्राइव पे शेयर कर देना यहाँ तक का। ओके सर। Okay, sir. थोड़ा सा फील मुझे ये आ जाएगा कि जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक आप लोग कुछ बना पा रहे हो या नहीं, क्योंकि अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर चीजों को चाहे रिवाइज करेंगे बट चीजों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर अब छूट गया तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, राइट? यस तो सर। मंडे तक Yes, sir. सब लोग मुझे कोड स्नाइपेट भेज दो, मेरी आईडी शेयर कर देना, Yes, sir. ठीक है? इस आईडी पे आप सब लोग अपना कोड मुझे गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है। और इनकेस अगर भैया को दिखाना चाहते हो, कल के कॉल में भैया को भी दिखा सकते हो कोड अपना, बट यहाँ तक का Okay, कोड sir. आपने कोड बना के यहाँ तक का रखना है, जिससे कि हमें ये आइडिया आ जाएगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी एमवीसी के साथ हो गई है, हम एडवांस की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है? यस सर। जी sir. ओके सर। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू फॉर Bye, टुडे, sir. और आई होप you will enjoy your weekend. So good weekend, happy weekend, Thank you, and sir. see you on Monday, right? ओके सर। थैंक यू। Thank you. Have a great day. Bye, sir. Bye.